तो आप क्या जाने, रुकिए पहले आज हम लोग माइक से ही है, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद कितना? अच्छा, ये जो इसका फंडामेंटल ड्यूटी का जो मटेरियल है वो डीपीएसपी जो हम नोट्स दिए थे उसके सबसे लास्ट में है ना। देखिए, तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो हम मौलिक अधिकार पढ़े तो हमने ढेर सारा अधिकार समझा। जब हम चर्चा करें तो पूरा 6 अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारा। और आपको पता चला कि हमारे यहाँ जो रहने वाले 2 तरीके के लोग हैं, एक मैं जो पूरी तरीके से भारत का नागरिक हूँ और एक विदेशी नागरिक, ये दोनों को किन किन टाइप का अधिकार मिला है। ठीक है, ये समझे मौलिक अधिकार में जो संविधान में हमें दिया सरकार के या राज्य के विरुद्ध। जब डीपीएसपी हम पढ़े तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि सरकार हमारे कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार का कार्य कर रहे हैं और सरकार हमेशा अपनी योजना, अपना जो पॉलिसी बना रहा है वो जो डीपीएसपी में उसे निर्देश दिया गया उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ठीक, अब देखिए, जब कोई आपको अधिकार देता है, कोई आपको अधिकार देता है तो बदले में कुछ अपेक्षाएं भी आपसे होती हैं। जैसे देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बात आता है मौलिक कर्तव्य की, तो हम बार बार कह रहे हैं कि जब आपके पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आप पे लगा देते हैं, है ना, कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमारा बेटा बेटी पढ़ करके कुछ अच्छा जगह या ऑफिसर बनेगा या जो भी सरकारी नौकरी करेगा या अपने लाइफ में सफल होगा, ऐसा वो करते हैं कि नहीं करते। और उसके लिए वो क्या करते हैं उसकी अपेक्षा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते। और इतना परिश्रम मेहनत के बाद, क्योंकि सभी के पेरेंट्स कहीं ना कहीं सबके अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अब वो हमेशा चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर करें। इसी दौरान जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद कभी वो कहते हैं आपके पिताजी कि बेटा जितना तुम कमाई करते हो सारा हमको दे दो, ऐसा नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी कुछ कर्तव्य होती है उनके प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति। क्या कर्तव्य होती है? आवाज नहीं है? ठीक है, उनके प्रति कुछ कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? सबसे पहले तो वो जब तक उसका बॉडी अलाउ करता है वो काम करते हैं, चाहे आप कितना बड़ा अधिकारी बन जाइए वो तो काम करते ही हैं। क्योंकि पिताजी जो होते हैं या जो भी पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपना क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब उनका बॉडी काम करना बंद कर देता है या फिर कहीं ना कहीं उस बुढ़ापे की स्थिति में हो जाते हैं तो वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो बेटा है, हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहू है, पोता पोती हैं, वो हमें थोड़ा ध्यान, हमारा जो थोड़ा ख्याल रखें। और उसी समय आपका कर्तव्य जो है वहाँ पे दुनिया के सामने दिखता है। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता को सेवा सत्कार करते हैं, यानी तमाम तरीके की सुविधाएं देते हैं, और लोग करते भी हैं, कुछ एक को छोड़ दिया जाए। उसी तरीके से जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान हमें बहुत सारा अधिकार दिया जो हम लोग मौलिक अधिकार के माध्यम से जाने समझे, है ना। और आप हक से कह सकते हैं, थोड़ा सा सरकार आपके बगल में जो है कचरा नहीं उठा रही है तो आप क्या कीजिएगा? आप कहिएगा हमारा अनुच्छेद 21 जा रहा है, क्योंकि गरिमापूर्वक जीवन जीने के लिए अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, अच्छा पर्यावरण चाहिए ना, तमाम तरीके की मांग डिमांड करना हमारी आदत होती है। लेकिन उसी के समय जब सरकार इस तमाम तरीके के अधिकार आपको देती है तो सरकार कुछ अपेक्षा भी रखती है, सरकार कुछ अपेक्षा भी रखती है। अब देखिए, स्टार्टिंग में ही हम आपसे अपेक्षा कर ले ये जरूरी नहीं है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि हम शुरू से कह दें, जैसे ही
जो है एक बच्चा पैदा हुआ घर में और हम ये कहना शुरू कर दें कि बड़ा होकर के जब ये आईएएस बन जाएगा तो हमको तीर्थ यात्रा पे ले जाएगा, हम अगर शुरू से ऐसा अपेक्षा रखें तो इसमें कोई ज़रूरी तो नहीं है। क्या पता आगे चल करके वो जो जिसकी हम आईएएस बनने की सपना देखे थे वो आईएएस क्या एक अच्छा इंसान भी नहीं बन पाया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन समय और परिस्थिति जो होता है वो कुछ ना कुछ ऐसा कराता है, उसको एहसास होता है कि नहीं अब आ गया है कि कुछ कर्तव्य हमें निभानी चाहिए, जैसे सिलेक्शन के बाद या कहीं पे भी जाने के बाद। मैं देखिए संदर्भ ये बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी या ये तमाम चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं, वो जब संविधान निर्माण किया गया था 1950 में फाइनली तैयार हुआ था, तो ये उसी समय था, उसी समय आपको दे दिया गया था मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, तमाम तरीके जो अभी हम लोग पढ़ा। मूल संविधान जिसको कहते हैं, मूल संविधान का मतलब जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था 1950 में, उसके बाद से लगातार उसमें क्या होता चला गया, संशोधन होता चला गया। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य की हम बात करते हैं ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। क्यों? जैसे आप हम भाग की जब बात करेंगे, हम बोले थे ना कि एक एक करके भाग भी देखेंगे या अनुच्छेद भी देखेंगे, तो मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितना था, 395 था, और सारा अनुच्छेद ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके थे, है ना। उसी में से एक अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 51 है। लेकिन एक अनुच्छेद 51 का क है या 51 का ए है, तो इसका मतलब क्या है, एडिशनल है। कहीं ना कहीं इसको क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया, कहीं ना कहीं इसको क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। तो ये जो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग कहते हैं, है ना, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कहते हैं, तो ये मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया। एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन कब होता है, ये 1976। देखिए 42वां संविधान संशोधन के बारे में जब हमारा चैप्टर होगा एक संविधान संशोधन, तो वहां विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ इसके बारे में यही बताते हैं कि अब तक का जितना भी संशोधन हमने पढ़ा संविधान में या हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज्यादा जो संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन में ही हुआ था। और यही कारण है कि इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। मतलब 42वां संविधान संशोधन को हम लोग क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। तो सिर्फ ये जानना कि 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान है जरूरी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। क्यों 42वां संविधान संशोधन में इतना संशोधन किया गया, तो मैं थोड़ा सा ले जाता हूं आपको बैकग्राउंड के पीछे। और यही 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो स्टार्टिंग में 10 था, बाद में एक बढ़ाया गया तो वर्तमान में 11 हो। देखिए हुआ क्या था, हम बार बार बता रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी सरकार में आई 1966 में, उसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य किए लगातार। कुछ इंटरनली की अगर करें, इंटरनली निर्णय उन्होंने बहुत बेहतर लिया, जैसा कि मैं बार बार चर्चा करता हूँ, चाहे वो प्रिवी पर्स को लेकर के हो, चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर के हो, गरीबी हटाओ का नारा, अल्टीमेटली 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी। तो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अब तक के सबसे, वैसे जवाहरलाल नेहरू भी अपने समय के लिए सबसे बेहतर प्रधानमंत्री थे, लेकिन भारत के एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए और तमाम तरीके का इसके पास अधिकार, यानी यूं कहे कि पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा। कहीं ना कहीं जब बांग्लादेश की आज़ादी हो गया, 1 साल पहले लोकसभा को डिजर्व करने के बाद जब चुनाव हुआ, तो एक तरफा कांग्रेस की जीत हुई। और कहावत कहता है कि जब लगातार सफलता आपको मिलती है तो सफलता को पचाना भी एक बड़ी बात होती है। इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई, इनका बेटा जो बड़ा बेटा था संजय गांधी, उनका ज़बरदस्त इन्वॉल्व था इसमें। और उस समय धीरे धीरे क्या होता है, जो इंदिरा गांधी बहुत अच्छा कार्य के लिए जाना जाती थी, जैसे इन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया, लेकिन उसके बाद भी एक समय ऐसा आया, ऐसा क्या हुआ कि पूरा भारत इंदिरा जी के खिलाफ हो गया। 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगाना पड़ा। देखिए सिचुएशन क्या था, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी, लोकसभा का चुनाव, कांग्रेस का पूर्ण बहुमत,
इंदिरा गांधी का जबरदस्त प्रधानमंत्री के रूप में फिर से आना, धीरे धीरे क्या होता है कि इंदिरा गांधी के अंदर ना एक डिक्टेटरशिप या एक कह सकते हैं एक अधिकार क्षेत्र जो होता है ना, मतलब ऐसा लोग इनके जो विरोधी के द्वारा नारा लगाया जा रहा था कि इंदिरा मतलब भारत, और इनका बेटा का चूंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इसमें, तो भारत मतलब संजय गांधी, संजय मतलब इंदिरा, इंदिरा मतलब भारत, कुछ ऐसा ही चीज़ें उभर करके आने लगी। जितना भी निर्णय था उसमें जो है संजय गांधी का ज़बरदस्त उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड रहता था निर्णय में। धीरे धीरे एक ऐसी ही घटना घटी कि जापान की एक कंपनी थी मारुति सुजुकी, उसके लिए एक बहुत बड़ा हरियाणा में एक बहुत बड़ा लैंड जो होता है भूमि, वो संजय गांधी अपने माता के बिहाफ में या जो भी कहिए, चूंकि राजनीति में ये थे तो उसके लिए अवेलेबल कराया, और वहीं से इसके ऊपर आरोप लगने लगा भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का आरोप सिर्फ वही एक कारण नहीं था, इसके अलावा बहुत सारे कारण थे। तो जब भ्रष्टाचार का आरोप लगना शुरू हुआ तो उस समय भी एक हमारे यहाँ नेता थे जो कभी इंदिरा गांधी के बहुत बड़ा हिमायती हुआ करते थे, जिनका नाम था जेपी, जयप्रकाश नारायण। बिहार के पटना से ही आंदोलन शुरू होता है, संपूर्ण क्रांति नाम दिया जाता है, और धीरे 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 पूरा भारत इंदिरा जी के खिलाफ हो जाती है। और आंदोलन इतना जबरदस्त होता है कि अंततः ये फील होने लगा कि अब इंदिरा जी को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और वो जो माहौल होता है, जैसे आंदोलन जब हुआ तो आंदोलन होता है, फिर आंदोलन को लग गया कि इंदिरा जी इस्तीफा देंगी, इस्तीफा नहीं दे तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए एक उपाय था, और वो उपाय था इमरजेंसी डिक्लेयर करना। हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति में 3 प्रकार की आपातकाल की चर्चा होती है, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात 352 लागू किया गया और रातों रात सारे नेताओं को पकड़ करके जेल में बंद किया गया। और वो भारतीय लोकतंत्र का अब तक का सबसे आप उसे काला दिन कहिए, चाहे एक भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा कहिए, वो आज तक जो है नहीं मिटा है। अब वो इमरजेंसी जो था वो एक प्रकार से लोकतंत्र को अपने हाथ में लेने जैसा था। बाद में कई लोगों के द्वारा इस पर विस्तृत चर्चा किया गया तो बताया गया कि वास्तविक में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए, लेकिन इंदिरा जी ने ऐसा किया, और इसका परिणाम ही था कि उसके बाद उसकी सरकार भी क्या हुई, गिर गई। तो ये जो बैकग्राउंड था, आंदोलन होना, इमरजेंसी डिक्लेयर होना, सरकार के द्वारा सारे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डालना, तो इस समय ये तमाम तरीके की घटनाएं जो थी, तो उस समय जनता क्या करती। जैसे मान लिया जाए अभी सिंपली विरोध हुआ, एक जो नया कानून आ रहा था हिट एंड रन, है ना, ड्राइवर वाला इशू, तो ये कानून हालांकि अभी लागू नहीं हुआ था। तो इनका देखिए, कोई भी जब नियम कानून बनता है तो उसका दोनों एस्पेक्ट होता है। आप उनसे पूछिए, इसी कानून की हम चर्चा कर रहे हैं, आप उस माता से पूछिए जिसका एक्सीडेंट में बेटा खो गया, तो कहेगी कि ये कानून गलत है। वो तो कहेगी कि जो है एक्सीडेंट किया उसको जरूर जो है 10 साल 7 साल की सजा और ये होना चाहिए, सही है। लेकिन इसमें अगर दूसरा चीज़ देखिएगा तो क्या लगता है कि 1-8% को छोड़ दिया जाए तो क्या जितने भी ड्राइवर हैं वो जान करके एक्सीडेंट करवाते हैं? नहीं करवाते। और अगर वो उस समय नहीं भागेंगे तो उसका क्या हालात होगा, है ना। पब्लिक जो है पीट पीट के उसको क्या करेगी, फिर वो 7 साल जेल जाने लायक भी नहीं रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसका दोनों एस्पेक्ट था। विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ। सबसे खतरनाक तो तब हुआ जब पटना के सारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल समाप्त हो गई। हम ऑफिस से आए कैसे, ये स्थिति भी बनी हुई थी। तो संयोग ये था कि थोड़ा सा पता नहीं उस समय ईश्वर की कृपा हो गई कि जिस लास्ट पीक पॉइंट पे था कि अब पेट्रोल समाप्त होगा, उसी समय जाते समय हमने 500 का पेट्रोल भरा लिया, तो बड़ा खुशी हुई। एक हमारा मित्र हमारे साथ गया तो उसका स्कूटी का ये खो गया, बोल नहीं, तो हम अपना तेल निकाल करके उसको दिए। तो इस यानी कि अगर 24 घंटा और ऐसा सिचुएशन होता तो कहीं ना कहीं स्थितियां बद से बदतर हो जाती। मानते कि नहीं?
उसी तरह से जो विरोध हुआ, एक और विरोध की चर्चा करते हैं। कुछ दिन पहले 3 कानून आया था इनको लेकर के, किसान को लेकर के, उसका भी विरोध हुआ। अच्छा, इतना विरोध हुआ ट्रक के द्वारा, कभी ये देखे रोड को जलाया गया, सरकारी पब्लिक संपत्ति को डैमेज किया गया। लेकिन जब कानून वहाँ ये आपका किसान कानून था तो वहाँ क्या गया, ट्रक चढ़ा दिया जाता था बस पे, देखे थे ना। वहाँ पे क्या हुआ, देखिए यही होता है। यानी कि ऐसे में जनता, नागरिक, जब देश में कुछ विकट परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति मतलब यही नहीं होता है कि पाकिस्तान बार बार हम पे हमला करे। विकट परिस्थिति मतलब इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। जब देश में कोई विकट परिस्थिति हो तो संविधान उस समय आपसे गुहार लगाता है कि देवियों एवं सज्जनों, जो आप हमारे आइए, आप हमारे जो नागरिक हैं, तो आपका कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य का आप क्या करें, निर्वहन करें। जैसे कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी कीमत पे हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ भी काहे नहीं परिस्थिति हो, किसी भी कीमत पे हम राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, इन सब की अवहेलना नहीं करेंगे। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो अपने जान को न्यौछावर करने वाले सज्जन हैं, उसके दुख दर्द में हम शामिल होंगे, उसके यादगार, उसके जो योगदान है उसको दिलों में संजोए रखेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सिचुएशन हो, ऐसे में अगर हमारे देश पे, चाहे हम आपस में क्यों ना लड़े हो, हमारे देश पे, हमारे देश की जब सुरक्षा, अखंडता, एकता को अगर बर्बाद करने की बातें होगी तो हम लोग उसकी रक्षा के लिए हमेशा क्या होंगे, खड़ा होंगे। हो सकता है ऐसा परिस्थिति हो कि किसी देश के द्वारा हम पे आक्रमण किया गया हो और सरकार कमजोर पड़ रहा हो, तो एक बार सरकार आह्वान करे तो हम अपने जान देने के लिए भी, यानी अपने देश की रक्षा के लिए भी तैयार होंगे। यही तो है हमारा क्या कर्तव्य। जो उस समय जब संविधान लागू हो रहा था, उस समय की बात करें तो उस समय हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन परिस्थिति कहीं ना कहीं 1950 से लेकर के 1900 क्या चालू, अच्छा गाड़ी, कहीं ना कहीं 1950 से लेकर के 1975 तक ये एहसास हो गया था कि भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसी चीज़ों को हम ऐड करेंगे या करना चाहिए मौलिक कर्तव्य के नाम पे। जब इस तरह की परिस्थितियां हो, जैसे युद्ध की परिस्थिति हो या इंटरनली कोई विशेष प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में हमारे जो नागरिक हैं वो भी अपना कुछ कर्तव्य का निर्वहन करें और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे देश को ना हो। तो इसी पर्पज से 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य कौन होगा, कितना होगा, कौन कौन सा होगा, इन सब के लिए एक समिति बनी और उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भूमिका में हम कुछ बातें को रख सकते हैं। जैसे इंट्रो में पहला कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग कितना में, भारतीय संविधान के भाग कितना में, 4 के क में, या 4 का आप ए कह सकते हैं, है ना, 4 के क में है। अनुच्छेद कितना से कितना इसकी चर्चा है, सिर्फ अनुच्छेद 51 के क में या 51 के ए में इसकी चर्चा है। मूल संविधान में ये था नहीं। मूल संविधान की बात करते हैं, जब संविधान की कॉपी बनी, तैयार हुई 1950 में, उस समय हमारे, अभी कुछ लिखने हम बोल रहे हैं, लिखना बिल्कुल नहीं है। ग्रुप में सारे लोग जुड़े हैं, आपके पास नोट्स गया है, निकलवाए हैं? कितने लोग नहीं निकलवाए? जो नहीं निकलवाए हैं वो लिख रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसा कोशिश कीजिएगा आप निकलवा भी ले, क्योंकि निकलवा के लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मोबाइल से लिखना अभी जो है ना, इसी आँख में, मतलब इसी उम्र में बहुत लोग को देखिए चश्मा लग गया है, अभी बहुत सारा उम्र आना बाकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाइए। तो मूल संविधान में
ये नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको क्या किया गया, मूल संविधान में जब नहीं था तो इसको कब जोड़ा गया, इसको 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976। देखिए 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई थी और उसको जितना संशोधन करना था, 1-2 नहीं, 10, 15, 20 से भी ज्यादा संशोधन हुआ यहाँ पे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण और कुछ अच्छे संशोधन हुए। याद कीजिए जब हम प्रियम्बल पढ़ाए थे तो हम बताए थे ना, इसी 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया। बैकग्राउंड में क्यों बताता हूं, ताकि आपके दिमाग में चीजें हिट करें, है ना। सिर्फ याद करना ही बहुत बड़ी बात नहीं होता है। तो ऐसे में 42वां संविधान संशोधन, इसको क्या किया गया, इसको संविधान में जोड़ा गया। कहाँ, 51 के क में। और भाग की बात करें, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया, USSR। यानी जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, तो उसी प्रकार से मूल कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो ये कहां से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम अभी कहते हैं क्या, रूस से लिया गया। मूल कर्तव्य के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उसी के सिफारिश से मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, पंजाबी थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ही क्या किया गया, इसको हम FD हमेशा कहेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किसके अनुशंसा पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, ऑप्शन में वो भी रहेगा, और सरदार के नाम पे ऐसा नहीं मार देना है वल्लभ भाई पटेल। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया। देखिए जब इसको जोड़ा गया उस समय कब, 1976 में। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया संविधान में, तो उस समय मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 10 थी। अच्छा, मूल कर्तव्य को हम बिल्कुल उसी तरह से रटवाएंगे जैसे अनुच्छेद को रटवाए, पूरा रटना पड़ेगा आपको। और वो रटने का काम, रटवाने का काम मेरा है ना। वो कैसे रटवाना है वो हमको पता है। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो उस समय इसकी संख्या कितनी थी, उस समय इसकी संख्या थी 10। मतलब टोटल 10 मूल कर्तव्य था 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जब फिर बोले लिखने नहीं ना, तो फिर क्यों लिख रही हैं, कब से क्लास आ रहा है, इसीलिए अभी आपको पता नहीं है ना, इसलिए जी वो बोलते हैं वही कीजिए, ठीक है। मोबाइल है ना आपके पास, मोबाइल में ग्रुप में है, ग्रुप में देखिए नोट्स नहीं है। अच्छा बता दीजिए, थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मोबाइल में है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो पहले समझिए। तो मूल कर्तव्य जब जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में तो उसकी संख्या कितना था, 10 था। 10 क्या क्या था वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया जब एक और अनुच्छेद को, एक और मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया था और उसको नाम दिया गया 11वां मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य, और 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। अच्छा, तो इसमें कहा क्या गया था, 11वां मूल कर्तव्य जैसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कितना, 10। तो ये जोड़ा गया 10 को कब, 1976 में। आगे चल करके 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और उसमें क्या कहा गया, तो उसमें कहा गया कि प्रत्येक माता पिता, है ना, या फिर किसी बच्चे का संरक्षक, माता पिता और संरक्षक। संरक्षक कहे तो कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसके माता पिता नहीं होते हैं, उसमें से मान लिया उनको कभी उसके फूफा जी पालते हैं, फुआ पालते हैं, मामा पालते हैं। अधिकांश जो है देखते हैं कि मामा जो है ना
वो पालते हैं, या फिर और कोई भी, ठीक है, सारे लोग पालते हैं, तो उनको आप कह सकते हैं संरक्षक। तो प्रत्येक माता पिता या उसके संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि कोई भी बच्चा जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक है ना, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक अगर कोई बच्चा है तो उसका एजुकेशन, अर्थात उसको आप कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन, उसको किसी भी हाल में एजुकेशन दिलाएगा, ये उस माता पिता का या उस संरक्षक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। उस माता पिता या उस संरक्षक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। ठीक है, तो यही था इसकी भूमिका में या इंट्रो में हम लोग चर्चा करते हैं मौलिक कर्तव्य में। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा सवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 1976 में जोड़ा गया। स्टार्टिंग में इसकी संख्या कितना था? 10 था, लेकिन एक और कब 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो इसलिए अब इसकी संख्या वर्तमान में बढ़ के कितना हो गया? यानी वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। ठीक है, एक अच्छे नागरिक या एक अच्छा देश जिस तरह से संविधान एक अच्छे नागरिक के नाते आपको मौलिक कर्तव्य देता है, मौलिक अधिकार देता है, उसी तरीके से ये आप एक अच्छे नागरिक का कुछ कर्तव्य भी होता है देश के प्रति। संविधान मतलब क्या? हम मोटा मोटी कह सकते हैं देश सिस्टम। तो वो जब आपको कुछ देता है तो बदले में क्या मांगता है? कुछ मांगता है। इसी तरह से हमेशा बोलते हैं जहाँ पे अभी आप आकर के पढ़ रहे हैं वहाँ से अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपसे पैसा तो नहीं लिया जाता है, फ्री में पढ़ाया जाता है। तो जब सिलेक्शन होता है तो आपसे भी कुछ अपेक्षाएं होगी ना, कि आपका भी कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? पब्लिसिटी। अच्छा, पब्लिक सेक्टर बोले, हमको लगा पब्लिसिटी बोले। नहीं, तो आपका क्या कर्तव्य होगा? उसी तरीके से आप जिसके साथ जुड़े होते हैं, अगर वो आपको सफलता पाने में हेल्प करती है या कार्य करता है, तो आपका भी कुछ कर्तव्य होता है कि तब तक आप उसका साथ ना छोड़े जब तक वो सफल ना हो जाए। होता है ना? ऐसा लोग करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, कि आपकी विकट परिस्थिति में जो आपके साथ थी या था, उसका कभी भी साथ ना छोड़े, कम से कम उस समय तक तो नहीं जब तक वो सफल ना हो जाए। क्लियर? लड़का लोग निभाता है। चलिए तो आगे बढ़े। तो यही था इसका भूमिका। कहाँ मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? अनुच्छेद, बोलना पड़ेगा, बोलिएगा तो याद रहेगा। 51 के को कहां से लिया गया? किस समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? स्टार्टिंग में मूल कर्तव्य की संख्या कितना था? वर्तमान में कितना है? 11वां को कब जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? गुड। तो यही था इसका मूल कर्तव्य का बैकग्राउंड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो अब हम लोग देखते हैं 1 से लेकर के 1 जो टोटल 11 को मूल कर्तव्य है वो क्या है। अब आपको वो 11 रटना पड़ेगा। रटाने का काम मेरा है कि उसमें क्या। जैसे देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी है ना, 1 से लेके कितना है? 1 से लेके है 11। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी 1 से लेके 11, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर 6 7 8 9 10 हो गया। और सबसे लास्ट में एक हम लोग क्या कर लेंगे? 11 तो हम लोग जानते ही है ना। अब देखिए एक एक करके इसको कैसे याद करना है। याद करने का देखिए तरीका, वैसे आपको बता दे, याद करना दुनिया का सब जितना आप आसानी से याद कर ले रहे हैं वो बहुत आसान चीज नहीं है। आप लोग बोल दिए ना कि सर 1 से लेकर कितना तक याद है? याद है ना?
खड़ा करेंगे तो थोड़ा बहुत तो लोग भूलता है, लेकिन बोल दीजिएगा। अच्छा, क्लॉज भी याद है? कितने लोगों को क्लॉज सही याद है ना? अधिकांश लोगों को याद है। और जिसको याद नहीं है तो वो तो याद कर लीजिए, या तो आपको कभी याद नहीं होगा, है ना? और जिसको याद नहीं है, जो लेट से आए हैं, तो भी तैयार रहिए, हम आपको इतना ना टॉर्चर करेंगे कि आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना? नहीं, अच्छा, रूम जाने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ भी करें या ना करें, मौलिक अनुच्छेद कम से कम याद कर लो, ऐसा मन में आता है कि नहीं? और वही डर आपको याद करवाता है ना? क्लास में लोग रोना ऐसे रोते हैं ना, बता नहीं सकते हैं। खैर, उसी का परिणाम है आप लोग को याद हो जाता है। देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य को याद करना। तो टोटल 11 है, तो इसको हम 2 खंडों में बांट के याद करेंगे। सारा लोग नोट्स को निकालिए, जो नोट्स है ना मोबाइल में होगा, डीपीएसपी के सबसे लास्ट में हम इसका की फॉर्म लिखते जाएंगे और बाद बाकी आप उसे याद करते जाइएगा। कोई ऐसे भी हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है? ऐसे लोग तो नहीं होंगे, है ना? आपके पास नहीं, वो सब कहने की बात है, टिकटॉक बनाते हैं, मोबाइल नहीं है ना? देखिए, या तो नोट्स है ना, नोट्स ही निकालिए, जिसके पास नोट्स निकला हुआ निकालिए। देखिए, निकलवा लिए। डीपीएसपी के सबसे लास्ट में आ गए आप, मौलिक कर्तव्य लिखा होगा वहां पे। चलिए, अब वहां पे नहीं देखना, आप पहले इधर देखिए, एक एक करके उसको वहां पे रखिए और पहले इधर देखिए। मूल कर्तव्य में जो सबसे पहला कर्तव्य है, उसमें यह कहा गया क्या, 3 वर्ड वहां पे आपको याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और 2 चीज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान 2 हो गया, और संविधान 3 चीज। देखिए, हमेशा सम्मान करेंगे किसका? संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का। तो हमेशा ये बात याद रखना है, पहला संविधान का। देखिए, इसको याद करने का तरीका आपको की पॉइंट से ही याद करना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्ट आप नहीं रट सकते हैं। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा हमारा है, और राष्ट्रीय गान, इन तीनों का हमको क्या करना है? सम्मान करना है। अर्थात जहां भी आपको संविधान दिखे, संविधान का सम्मान करने का मतलब क्या हुआ? संविधान को लेकर के आरती उतार करके उसको रखना नहीं। संविधान में जो अधिकार आपको दिया गया, संविधान जो कुछ आपसे अपेक्षा करता है, उसका आप पालन करें। राष्ट्रीय ध्वज, जब भी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान का मतलब क्या है? जहां पे भी राष्ट्रीय ध्वज आपको दिखे, उसका क्या करना है? सलाम करना है। जब भी आपको कहीं रोड पे या कहीं ऐसे जगह लगे कि यहाँ राष्ट्रीय ध्वज नहीं होना चाहिए, तो वहां से आप उसको उठा करके क्या कर सकते हैं? जैसे होता है ना, बच्चे लोग कहीं कहीं पे फेंक देते हैं, तो इन सब से उसका क्या करना है? थोड़ा सम्मान करना है। राष्ट्रीय गान, जब भी राष्ट्रीय गान बजे तो खड़ा होकर के क्या उसका सम्मान करना है। और कहीं ना कहीं इसी संदर्भ में अभी हाल ही में हमारे सिनेमाघरों में भी राष्ट्रीय गान को जो है अलाउ किया गया, लेकिन कुछ ऐसे थेथर लोग होते हैं कि नहीं उठते हैं, तो क्या कीजिएगा, सब किसी का अपना ये है। तो पहला मौलिक कर्तव्य ये कहता है, संविधान, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, इनका क्या करना है? अब देखिए, पहला मौलिक कर्तव्य उसमें क्या लिखा है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। बात तो वही है, संविधान का आदर करें और उसके संस्था क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल जितना सरकार की संस्था है, उसके सारे संस्था को, राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गान को, इसको क्या करना है? सम्मान करना है, उसके आदर्शों को सम्मान करना है। ठीक है, तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? पहला क्या कहता है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान। चलिए, अब देखिए, इसी से हम लोग क्या करेंगे? दूसरा निकालने का प्रयास करेंगे। रटने का देखिए तरीका क्या होता है। अब संविधान, तो संविधान के लिखने वाले कौन थे?
संविधान सभा के सारे सदस्य, है ना। B.R. अम्बेडकर साहब उसमें प्रमुख थे, इसके अलावे भी सारे लोग थे। तो पहले वो राष्ट्रीय गान को कौन लिखे थे? चटर्जी, है ना। सॉरी, आर.एन. टैगोर, है ना, आर.एन. टैगोर। राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसको बनाने का काम किया था स्टार्टिंग से, एक महिला हमारे यहाँ थी जिसको भारतीय क्रांतिकारी की माँ हम लोग कहते हैं, याद है नाम उसका क्या है? बीकाजी कामा। मैं याद ये करवा रहा हूँ, ये जो तीनों हम लोगों ने संविधान की बात किया, हमने राष्ट्रीय ध्वज की बात किया, राष्ट्रीय गान की बात की, तो ये कौन लाए? ये वो लोग लाए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता थे, मतलब जो भारत को आजादी दिलवाने में इनका अहम योगदान था, है ना। तो जिस किसी ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आजादी दिलवाने के लिए अपनी आहुति दिया, हर कोई, किसी ने अपना प्राण देकर दिया, किसी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत सारे कार्य किए, तो उन सब की यादों को अपने हृदय में क्या करेंगे? संजो करके रखेंगे। जैसे जब आता है 15 अगस्त, जब आता है 26 जनवरी, तो हमारे अंदर ना एक अलग से राष्ट्रीयता जग जाती है। और जब भी इतिहास का आप गांधी युग पढ़ते हैं लास्ट में, तब भी आपके अंदर एक अलग सी जो है जगती है ना। लेकिन ये कुछ समय के लिए ही होता है। अब समझिए, कभी इस बात को सोच सकते हैं, जब कहीं ना कहीं आज से 75 साल पहले आप होते तो आप क्या करते, है ना। तो अभी तो हम एक नौकरी के चक्कर में हैं, और वो लोग सोचिए जिसमें बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं, खुदीराम बोस, जिनको कितना का उम्र, सब लोग उस उम्र के तो प्लस ही हैं, है ना। हंसते हंसते न्यौछावर कर गए। भगत सिंह, मतलब इन लोग को क्या था, और हम लोग से कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है ना। तो किस कदर दीवानी थी, नहीं मतलब उन लोग किस कदर दीवानी हो गए थे, दीवाना हो गए थे आंदोलन के लिए, वह भारत को आजाद करने के लिए, कि अपना जान तक देना भी उसने कबूल कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक समय के लिए, जब भी हमारे यहाँ ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है, या हमेशा के लिए, आप उसके यादों को, उसके जो कुर्बानी है, उनके कुर्बानी को दिल में संजो करके रख सकते हैं कि नहीं। तो वही रखा गया, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले, क्या प्रेरित करने वाले कौन कौन? उच्च आदर्श, है ना। प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को क्या करेंगे? उसको हमेशा अपने हृदय में संजो करके रखेंगे। जब भी बात आएगी महात्मा गांधी की, तो हम एक चीज देख रहे थे, महात्मा गांधी या B.R. अम्बेडकर साहब या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, मतलब उस काबिल तो हम नहीं हुए कि उनको हम मिस्टर गांधी या मिस्टर अम्बेडकर बुला सकते। नहीं, ये सब चीज़ थोड़ा सा मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कुछ। वो एक महान विभूति रहे हैं, है ना। आप उनके, मतलब क्या कहते हैं ना, चरण कमलों के 1% तो बहुत बात हो गया, आप उसके आसपास भी नहीं है। बस आप सौभाग्यशाली हैं कि आप वैसे देश में पैदा हुए हैं, और वो हमारे पूर्वज रहे हैं, है ना, हमारे जो है ये रहे। तो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, उसको क्या करेंगे? हमेशा दिल में संजोए रखेंगे। तो पहला ऐसे याद रखिए, याद करें, पहले संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान। तो इसको जो लिखने वाले, इसको लाने वाले कौन थे? सब स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उसके कुर्बानी को हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। 2 याद हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, जब ये दोनों चीज हमारे अंदर रहेगा, देश की भावना रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन की भावना रहेगा, तब जब भी हमारे देश में कोई प्रॉब्लम होगा, जब भी हमारे देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता, एकता, अखंडता, संप्रभुता और इन सब चीज को जब नहीं समझ रहे हैं, तो समझ लीजिए सुरक्षा। जब भी हमारे देश में
कोई संप्रभुता, हमारे देश की संप्रभुता मतलब क्या होता है, हमारे देश का अपना जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाकर के हम निर्णय लेते हैं। हमारी सुरक्षा पर जब भी कभी खतरा मंडराएगा तो हम उसकी रक्षा के लिए क्या रहेंगे, अक्षुण्ण रहेंगे। उसकी क्या करेंगे, रक्षा के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे। यानी कि जब भी हमारे देश में, हमारे देश की संप्रभुता हो, एकता हो, सुरक्षा हो, अखंडता हो, इस पे खतरा रहेगा या कुछ इस तरह का इशू रहेगा तो हम उसकी रक्षा के लिए क्या रहेंगे, अपने देश की रक्षा के लिए क्या रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसको अक्षुण्ण रखेंगे, किसी को छूने तक नहीं देंगे। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में एक मूवी आया है तेजस, देखे हैं? नहीं देखे हैं? आप वो सब मूवी क्यों नहीं देखते हैं जो जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं? अब क्या देखते हैं हमेशा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, कुछ नहीं देखते हैं तो गलत करते हैं। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा क्या है, अच्छा आप उसको पढ़िए। देखिए तीसरा में क्या लिखा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, यानी भारत की एकता, जब भी हमारा एकता टूटेगा, कोई हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सिख ईसाई के नाम पे तोड़ेगा, अखंडता, जब भी भारत को कोई तोड़ने का प्रयास करेगा, संप्रभुता, हमारे क्षेत्र में किसी का आक्रमण या कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस करेगा तो हमेशा क्या करेंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे और उसको अक्षुण्ण रखेंगे। तो ये 3 हो गया। तो पहला क्या था, दूसरा क्या है, तो जब, चलिए शांत रहिए, तो जब ये तीनों चीज हमारे पास रहेगा और वैसे में ही पता चले कि इसी जोश में पाकिस्तान या कोई हम पे हमला कर दिया और मोदी जी एक बार कह दिए कि देवियों एवं सज्जनों, समय आ गया है कि जो हमारे लिए 1947 में लोगों ने न्यौछावर किया, हम भी वो काम करें, तो क्लास उलास बाद में, नौकरी चाकरी तैयारी चले, चलो हम भी लड़ने चलते हैं। यानी जब भी राष्ट्र पे वैसी कोई आपदा हो और जब राष्ट्र के द्वारा आवाहन किया जाए तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भाग जाएंगे। यानी देश की रक्षा, देश की रक्षा के लिए हमेशा क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। और आवाहन, आवाहन मतलब समझते हैं, सरकार के द्वारा आवाहन किए जाने पर, वैसे तो हमारे लिए हमारी सेना ही काफी है ना, फिर भी सरकार के द्वारा या देश के द्वारा जब आवाहन किया जाएगा तो उसके लिए हमेशा हम क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ईमानदारी बताइए, कितने लोग रहेंगे, रहेंगे? ऊपर सही है, वो सब ठीक है। हाँ, किसी को छूने नहीं देंगे, है ना। कोई टॉर्चर करेगा हमारे देश को, आंख उठा के भी देखेगा तो हम उसका आंख, आज भी कितनों हम अपने, चाहे संप्रदाय के रूप में बटे हो, जाति के रूप में बटे हो, धर्म के रूप में बटे हो, लेकिन बात जब देश की आती है, बात जब आन बान शान की आती है, फैमिली में बहुत फूट हो, लेकिन बात जब अपना खानदान की आती है तो फिर तो हम तो अपना औकात दिखाएंगे, मतलब होता है ना। तो वही चीज होता है देश में भी, जब भी कभी ऐसा मौका आए, देश की रक्षा करने की बात आए और आह्वान किया जाए, तो सबसे पहले कौन निकलेगा इस रूम से? वही लोग निकलेंगे जिसके शरीर में जान नहीं है ना। चलिए ठीक, सब लोग लड़ेंगे, ठीक है। लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि बॉडी में ताकत हो, दिमाग से मजबूत होना जरूरी है ना। अक्सर हम देखते हैं कि जब झगड़ा होता है, जैसे हम लोग एक पिकनिक में गए थे और उसमें एक दूसरे ग्रुप से लड़ाई हो गया, तो वही लड़कियां उछलती है ज्यादा। आगे नहीं बोलना है, आगे बढ़ते। चलिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए शांत शांत शांत। अब हम लोग आते हैं पांचवा पे। देखिए पांचवा क्या कहता है, ये पूरा चौथा जब हो गया तो इसके बाद हमारे देश में जो भी असमानता है, जैसे हम हमेशा हम क्या करेंगे, समरसता और समान, हमारे देश के अंदर क्या करेंगे, समरसता
समरसता मतलब कि एक प्रकार से होता है समानता, है ना। साथ ही साथ समान भाव, समान भाव नहीं, समान भारतीत्व, मतलब देश के प्रति लगाव। इस चीज को मत समझिए, अनुच्छेद 5 में इसको मत समझिए अभी, इसके आगे जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे क्या कहता है, हम बार बार बोले, अभी वहां लिखना है, जब हम आप देखने के लिए बोले तभी, पहले यहां देखिए। इसमें कहा गया कि अगर हमारे देश में कोई भी ऐसी प्रथा हो जो महिलाओं को कमजोर बनाता हो, है ना, हमारे देश में कोई भी ऐसा पाखंडवादी या स्टार्टिंग का कोई प्रथा हो जो महिलाओं को कमजोर बनाता हो, तो उस प्रथा का हम क्या करेंगे, त्याग, विरोध नहीं, त्याग करेंगे। जैसे हमने क्या किया, सती प्रथा को त्याग किया, किया कि नहीं, बाल विवाह को त्याग किए, किए कि नहीं, और विभिन्न प्रकार की प्रथाएं हैं, दास प्रथा को। अब जैसे महिलाओं को कमजोर बनाने की बात अगर किया जाए तो तलाक, 3 तलाक की बात हम लोग करते हैं ना। मुस्लिम महिला, आप समझिए आपके गर्दन पे तलवार लटका है कि नहीं, कि खाना में नमक नहीं है तो तलाक तलाक तलाक, कितना बुरा लगता है। चिकन टेस्टी नहीं बना तो तलाक तलाक तलाक, सही है, नहीं है। उसी तरीके से आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसी प्रथा है, जैसे कहीं ना कहीं हम हमेशा बोलते हैं कि जो विधवा महिलाएं हमारे यहाँ होती है, उसको हमेशा हम क्या मानते हैं, अशुभ मानने का प्रयास करते हैं, शुभ कार्य में उसको आगे नहीं करते हैं, है ना। और महिलाएं जो पीरियड की स्थिति में होती है तो उसको भी उसी द्वयम दर्जे का जो है ये किया जाता है। पूजा घर में अलाउ, क्या किचन तक में भी नहीं अलाउ किया जाता है। तो ये सब आप लोग के साथ होता है, ऐसा नहीं होता है, अभी भी ऐसा होता है। जैसे जहां पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख रहे हैं वहां ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आज भी गांव समाज में है। तो ये सबको क्या करेंगे, ये सबको क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो मतलब कोई भी ऐसी उस प्रथा का क्या करेंगे, उस प्रथा का क्या करेंगे, त्याग करेंगे, जो क्या करता हो, जो हमारी यहाँ के महिलाओं को क्या करते हो, महिलाओं को कमजोर करता हो, कमजोर करता, यानी कि महिलाओं को कमजोर करने वाले अगर कोई प्रथा है, वैसी प्रथा है, तो उसका क्या करेंगे, हम त्याग करेंगे। तो यही था 1 से लेकर के 5। तो पहले हम लोग सिस्टमैटिक याद करेंगे, 1 से लेकर 5। 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था, 4 में क्या था, 5 में क्या है, गुड, याद हो गया, सबको याद हो गया। तो 1 में याद रखेंगे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या उसके आदर्श, बात वही, वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, इन तीनों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दिया, उसके उच्च आदर्शों को क्या करेंगे, दिल में संजोए रखेंगे, है ना। तीसरा, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का उसको अक्षुण्ण रखेंगे, रक्षा के साथ साथ अक्षुण्ण रखेंगे। चौथा, देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और जब आह्वान किया जाएगा तो जो बोले सो निहाल कूद जाएंगे आगे, है ना। जैसे हम बोल देंगे कि आप मान लीजिए छत से कूद जाइएगा, नहीं, तो ऐसे लोग, कहावत नहीं कहता है कि अगर छत से कूद करके या ट्रेन से कट के मरे तो क्या मरे, कोई बड़ी चीज है। अरे मरना ही है तो कुछ ऐसा करके मरो कि लोग याद रखें। एक दिन सबको मरना है ना, देखते हैं, ट्राई मारते हैं, है ना। अब कहने का मतलब हम लोग तो राजस्थान में, पाकिस्तान के इलाके में नहीं है, या जम्मू कश्मीर या कहीं नहीं है, वरना हम आप लोग का भी परीक्षा ले ही लेते कि मरना ही है, मतलब इस टाइप का लगे कि अब हमको मरना ही है। इससे अच्छा है घुस जाओ पाकिस्तान, 2-4 को इधर उधर कर दो, क्या पता नहीं। खैर, कंप्लीट हो गया 1 से लेके 5 तक। चलिए फाइनल टच दीजिए, बिना नोट्स देखे और बिना यहां देखे, आंख बंद करके अपने मन में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हो गया याद, चलिए गुड। तो इधर को छोड़िए, अब हम लोग जी 5वां, ऐसी कोई भी प्रथा जो महिलाओं को कमजोर बनाता है तो उस प्रथा को क्या करेंगे, उसको प्रथा ही नहीं कुप्रथा बोलिए, उस कुप्रथा को क्या करेंगे, त्याग करेंगे। यही तो 5वां है, नहीं समझ में आया, अब आ गया।
ऐसा क्या था पहले और अभी नहीं समझ में आया। चलिए अब हम लोग आते हैं छठा, ये पांचों को छोड़ दीजिए, अब हम लोग 6 से लेकर के 10 तक पहले याद करते हैं, फिर सारा एक बार याद हो जाएगा। अब देखिए छठा क्या कहता है, छठा बहुत अच्छा चीज कहता है, हमारी गौरवशाली परंपरा एवं संस्कृति। छठा कहता है हमारी संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा को क्या करेंगे, उसके महत्व को समझेंगे और उसका परिरक्षण करेंगे। जैसे आप संस्कृति और परंपरा से क्या समझते हैं, जैसे हमारी गौरवशाली परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति ये है कि हम जब कभी रोड से गुजर रहे हों और बगल में हमें ऐसी कोई बूढ़ी माता या कोई बूढ़े बाबा जी दिखे और वो रोड नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तो उसको हम रुक करके रोड क्रॉस करवा दें। हमारी परंपरा ये है कि जहाँ पे आप कितनों बड़ा कुछ भी क्यों ना बन जाए, जब आपके सामने आपके चाचा, आपके फादर, आपके जो बड़े बुजुर्ग सामने आए तो कम से कम एक बार सर झुका करके उसका प्रणाम करना चाहिए, है ना। हमारी परंपरा ये है कि आप कितनों बड़ा डिस्को बहुरिया क्यों ना हो, डिस्को बहुरिया समझते हैं ना, नहीं समझते हैं, आप कितनों बड़ा वेस्टर्न कल्चर से काहे नहीं प्रभावित हो, जब भी आप अपने सास बहू या फिर अपने ससुराल या अपने बड़े बुजुर्ग के सामने जाएं तो एक सभ्य ड्रेस में जाएं, है ना, जाएं। हमारी परंपरा क्या है, जब भी हमें ऐसा महसूस हो कि किसी के घर में कोई आपत्ति या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स आया है तो हमेशा हम उसके सामने क्या करें, एक सहयोग के रूप में खड़ा हो, है कि नहीं। तो ये सब हमारी परंपरा ही नहीं, हमारी संस्कृति भी है, ठीक है। हमारी संस्कृति ये भी है कि किसी के गरीब के घर में या किन्हीं के घर में उनका बेटा का शादी है, ये सब चीजें ना धीरे धीरे विलुप्त हो रही है हमारे यहाँ से। हो रहा है कि नहीं हो रहा, शहर में तो हो ही चुका है ना, गांव में आज भी है, गांव में आज भी किसी के यहाँ कोई डेथ करता है तो ये रीति है कि सारे घर के एक एक कम से कम व्यक्ति वहां जाकर के उस व्यक्ति जो मृत व्यक्ति है रात भर उसके पास रहेंगे, है ना। उस दिन उसके यहाँ खाना नहीं बनता है तो सारे लोग उसके यहाँ भोजन दे आएंगे, है ना। आज भी गांव में कितनों कुछ ये कर लीजिए, देख लीजिए, आज भी गांव की महिलाएं या हर जगह की देखा जाए, गांव की क्या शहर की, अपनी मर्यादा को समझती है। अभी कहिएगा सर सब मर्यादा महिला ही का ही समझे, मतलब नेगेटिव लेने वाला तो कम नहीं है। तो आप कौन सी नाम है, वो कोई लड़की है टिकटॉक बनाते रहती है विदाउट कपड़ा का, क्या नाम है उसका, तो आप हो जाइए, क्या फर्क पड़ता है, कोई वैसे लोगों का कोई है, ये आप टिकटॉक और क्या क्या बनाने के लिए वैसे करते रहते हैं। लेकिन क्या लगता है आज भी जैसे इंटरव्यू में आज भी महिलाओं के लिए साड़ी क्यों लोग अलाउ करते हैं, क्यों पसंद किया था यूपीएससी में, क्योंकि उसमें आप सभ्य भारतीय नारी दिखती हैं। अरे आपको जो करना है कीजिए ना, सब किसी के। अब जैसे कि आप ससुर जी के सामने जाइएगा तो थोड़ा सा बल हम काहे, क्या उसको कहता है, हाँ काहे हम रखें, तो काहे रखे तो क्या कहिएगा उसको या ससुराल में भी नहीं, तब आप नहीं देखे वो, तो शहर में तो आप नहीं रहते हैं, मतलब शहर में भी ऐसा गांव शहर की बात नहीं है। मैं कुल मिला के एक बात अभी भी बताऊंगा, कितनों कोई कुछ एडवांस हो जाए, आज भी जो पढ़ी लिखी, जैसे देखिए एक होता है कम पढ़ी लिखी महिला, एक एवरेज, और एक जो पढ़ी लिखी परिपक्व महिलाएं या पुरुष होते हैं, वो हमेशा अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को निभाते हैं और निभाना भी चाहिए, मानते हैं कि नहीं। कभी देखे हैं कि कोई आईएएस अफसर जीन्स पहन करके ऑफिस आ गई, क्या आपसे ज्यादा टैलेंटेड या कम है, आप नहीं जुड़े हैं, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़िए जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, परिपक्व हैं। पढ़ा लिखा होने का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं होता है, परिपक्वता भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होता है, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। तो वहां पे आने के बाद आपको एक लग जाएगा कि ये सब जो दुनिया, जैसे अभी लोग दिन में इतना ना स्टेटस लगाते हैं मत कहिए, मतलब कितना लोग को हम म्यूट मारे हैं और उसको अगर दिखा दीजिएगा हम म्यूट मारे हैं, और उसके बाद स्टेटस लगाने के बाद हमारा स्टेटस काहे नहीं देखा, यही नहीं, मतलब यही काम बच गया है नहीं। तो कहने का मतलब क्या कीजिए, तो ये बचपना है,
ये सब धीरे धीरे धीरे, जैसे देखिए हम हमेशा 18 साल से लेकर के 22, 23, 24 साल तक क्या रहता है, बचपना रहता है। 24-25 साल के बाद धीरे 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 मैच्योरिटी आना शुरू हो जाता है। फिर खुद शर्म लगता है, यार जरूरत से ज़्यादा स्टेटस नहीं लगाना चाहिए। मानते कि नहीं? अब जो लोग स्टेटस इसमें लगा रहे होंगे उनको पता चल गया होगा। नहीं लगाते हैं, चलिए नहीं लगाते तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे दो चीज आता है, अनुच्छेद 6 मौलिक कर्तव्य 6 में हम चर्चा कर रहे हैं क्या, परंपरा और संस्कृति। हम क्या करेंगे, अपनी परंपरा प्लस अपनी क्या संस्कृति को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे। देखिए 6 में क्या कहा गया, वही ना, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझेंगे। देखिए हमारे संस्कृति की गौरव, हमारे भारत की संस्कृति, बिहार की संस्कृति, ये कोई छोटी मोटी संस्कृति नहीं है। हम उस देश में निवास करते हैं जहां गार्गी जैसी विदुषी भी रहती थी। महिलाएं की अगर बात करें, हम उस देश में निवास करते हैं जहां माता सीता जैसी महिलाएं भी रहती थी। और हम उस देश में निवास करते हैं जहां पुरुषोत्तम राम जैसा व्यक्ति भी रहता था। हम उसी देश में निवास करते हैं जहां लक्ष्मण जैसा भाई भी रहता था, भरत जैसा भाई भी रहता था। बाबूजी के एक बार कहने से 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया था। अभी के समय में बाबूजी को वनवास है ना, होते हैं कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। अभी के समय में वो एक इसी तरह से याद आ गया, जब हनुमान जी वहां से लौटे थे तो जब लक्ष्मण से राम कह रहे थे कि देखो लक्ष्मण, यही जो है सीता जी की कुछ आभूषण थी, तो लक्ष्मण ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि भैया मैं तो हमेशा उनका पायल ही देखा, क्योंकि हम पैर ही देखा था कि पैर में उनका पायल होता था। मतलब वो सिर्फ मतलब आज भी भाभी और देवर का रिश्ता एक किस टाइप का है, माँ और छोटा बेटे के समान। लेकिन देखिए हमारे यहाँ भाभी और भौजाई और देवर का रिश्ता किस हद तक, समझ रहे ना? उहरे क्या आता है, उहरे देवर हुआ, मतलब ऐसे ऐसे कुछ नाम आता है। खैर, तो हमारी परंपरा और हम संस्कृति की बात करते हैं, तो वो है कि नहीं? चलिए है आगे। अभी पता है आप लोग में थोड़ा सा ये है, जैसे जैसे आप परिपक्व हो जाएंगे ना, अधिकारी तो बनना तय है, सब लोग अधिकारी बनिएगा, मैं लिख दे के देता हूँ। और जिस दिन अधिकारी बन जाइएगा ना, उस दिन आप चाह करके भी, जैसे हमको मन नहीं करता हम भी स्टेटस लगाएं कुछ, है ना, हम भी अपने बचपन के चीज़ों को, हम भी कुछ ऐसे गाना, मुझे भी भोजपुरी पसंद आता है, लेकिन नहीं लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि जिस जगह पे हम हैं, यहाँ पे अगर हम जिस दिन ठुमका लगाते हुए लगा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा सामने वाले लोगों पे। जिस दिन ये एहसास आपको हो जाएगा ना, उस दिन आप खुद ब खुद नहीं चाहते हुए धीरे धीरे चेंज हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए तो हो गया परंपरा और संस्कृति को क्या करें, उसके महत्व को समझेंगे और उसे बचाए रखेंगे। 7 में क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 7 में कहता है, अनुच्छेद बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य 7 में कहता है हमारे आसपास, कहता है कि एक अच्छा बेहतर पर्यावरण ही बेहतर व्यक्तित्व बनाता है, बेहतर मस्तिष्क बनाता है। तो हम पर्यावरण को हमेशा क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब पर्यावरण में क्या आता है, किसको बचाएंगे? पर्यावरण को बचाने की जब बात करेंगे तो हम बचाएंगे वन, हम बनाएंगे झील, वन्य जीव। तो वही देखिए 7 में क्या, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, वन्य जीव इस सब की रक्षा करेंगे। देखिए यहाँ पे दो चीज है, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है, दो चीज देखिए, वन आता है, झील, झील समझते हैं, वन झील, वन्य जीव समझते हैं, वन्य जीव, इन सब का क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और सिर्फ रक्षा ही नहीं करेंगे, बल्कि जो जानवर हैं हमारे यहाँ, जानवर, उनके लिए भी क्या करेंगे, दया भाव रखेंगे, दया भाव रखेंगे मन में। जैसे अक्सर देखते हैं बच्चा, जब भी आप लोग भी बच्चा थे, हम लोग भी बच्चा थे, तो जैसे कुत्ता का बच्चा होता था, बड़ा प्रेम होता था, है ना, रखते थे। जैसे आजकल की लड़कियां को कुत्ता पालने का बड़ा शौक रहता है ना, लोग पालते भी हैं, जैसे लड़के भी पालते हैं। उसी तरह जैसे गौ माता, हमारे यहाँ गाय को माता की दर्जा दिया जाता है। ऐसा नहीं, कोई भी पशु हो, बैल हो, जो है भैंस हो, गाय हो, हर किसी के प्रति आपका मन में क्या होना चाहिए,
भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलती से, जैसे एक दिन हमारे ही गलती से एक कुत्ता का बच्चा का एक्सीडेंट हो गया, मतलब मैं एक बच्चे को बचाने के लिए, अब बाद में पता चला कि नहीं, तो तुरंत रोके और फिर बच गया होगा, इतना अंदाजा है कि वो डेथ नहीं किया, तो बड़ा अफसोस हुआ यार क्या हो गया। लेकिन कुछ लोग तो एकदम गर्व से, है कि नहीं। लेकिन ये चीज वहां नहीं करना है जहां बाघ हो नहीं, अगर आपके सामने कोई शेर आ जाए और वहां पे, तो फिर पता चल जाएगा बढ़िया से। तो अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 7 कहते हैं मौलिक कर्तव्य 7 में क्या कह रहा है? पर्यावरण, जिसमें वन आएगा, जीव आएगा, वन्य जीव आएगा, इन सब की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। और साथ ही साथ जानवरों के प्रति क्या करेंगे? दया भाव रखेंगे। दया भाव, जानवर के प्रति दया भाव रखते हैं? खाना खिलाते हैं पक्षी को? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 8। देखिए कितना अच्छा काम। अच्छा, ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो सबके स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखा होगा, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि, है ना, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो संविधान की रक्षा करिए। भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में ये, है ना, तो ये सब सारा चीज हर जगह होगा। स्टार्टिंग में भारत के प्रत्येक नागरिकों का क्या होगा? कर्तव्य होगा कि। क्लियर? चलिए 8 में क्या कहता है? 8 में ये भी कहता है भारत के प्रत्येक नागरिकों का ये भी कर्तव्य होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करे, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ज्यादा से ज्यादा साइंस टेक्नोलॉजी, मतलब वैज्ञानिक जो साइंटिफिक साइंस टेक में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। जैसे हमेशा पढ़ने के लिए पहले होता था पुराना बोर्ड, तो अब क्या हो गया? अब मिटाने की जरूरत है। हम लोग जब पढ़ाते थे वहां पे गुरुजी हम लोग के जो होते थे सरकारी स्कूल वाला, वो लिखते थे और एगो मिटाने वाला रखते थे, डस्टर रखते थे, और अपने से मिटा भी नहीं सकते थे, ऐसे थुल बैठ गए लिख करके। और उसके बाद और एक लोग जो मिटाने वाला होता था वो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता था नहीं, कि गुरुजी हमको मतलब बड़ा सम्मान देते। हाँ जो भी हो, तो ऐसे होता था ना, जैसे कि पहले जिसको क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता था वो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता था। नहीं तो कोई बोले कोई मॉनिटर बने हैं, चलिए सही है। हाँ, तो क्या करेंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। इसमें क्या कहा गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करेंगे? विकास, मतलब कि साइंस टेक का ज्यादा से ज्यादा हम विकास करेंगे। दूसरा मानववाद, ज्ञानार्जन भी मतलब क्या होता है? सेल्फ जो है एजुकेशन, बहुत ज्यादा ज्ञानार्जन, इन सब का क्या करेंगे? विकास करेंगे। अब देखिए यहां पे एक बात आते हैं, अभी के समय दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन है? जिसके पास सबसे ज्यादा साइंस टेक डेवलप्ड है। अब कैसे? जैसे याद कीजिए कि एक समय होता था कि आप घर में घुस जाकर के मार दीजिएगा, आपके पास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि यहाँ बैठे बैठे यहाँ हम क्लिक दबाएंगे, अब पता चलेगा अमेरिका के या कहीं के कोई ऐसे कोई व्यक्ति हैं और उसको हमने टारगेट किया तो यहीं से हम उसको हिट कर देंगे। इससे बड़ा भी कोई सुरक्षित है? और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है रक्षा के क्षेत्र में। जैसे तेजस जैसे जो मिसाइल आ गया, और बहुत बहुत बड़े बड़े जो मिसाइल इस तरफ का आ गया, क्या है? S-400, ये सब कहां से हिट नहीं कर सकता। यानी अभी, और वो कैसे होगा? वो कोई तो कोई वैज्ञानिक बनाएगा ना, कोई तो कोई वैज्ञानिक बनाएगा। अब वो वैज्ञानिक कौन हो सकता है? वो आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। तो पढ़ने लिखने से बनिएगा कि स्टेटस लगाने से? पढ़ने लिखने से ना। तो इसी तरीके से क्या करना है? ज्ञानार्जन भी करना है, मानव दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी करना है। तो 6, 7, 8, 6 में क्या था? 7 और 8। 9वां, बिहार यूपी के, थोड़ा ध्यान से इस बात को समझे, जो 9वां है कि कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा आंदोलन हो जाए, सरकार कुछ भी गलत करे,
सरकार की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे? सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे। या कोई भी कुछ भी कैसा भी आंदोलन हो, हमेशा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब क्या? रक्षा करेंगे। और सिर्फ रक्षा ही नहीं, एक चीज और, हिंसा से भी दूर रहेंगे। कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं आप लोग? जैसे सरकार के खिलाफ कोई मामला हो गया तो भाई मौखिक रूप से रखेंगे। आज तक याद रखिए, जैसे एक समय के लिए लोग कहता है कि आप कितने ज्यादा ताकतवर हो, तो अभी के समय में ताकतवर का परिभाषा बदल गया है। कोई व्यक्ति कितना ज्यादा ताकतवर है, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा क्या नहीं, यहां पे एक चीज आता है, कितना ज्यादा सह सकता है। मतलब कोई सह सकता है, मतलब कोई उस पे मान लिया गलत आरोप लगा रहा है, या कोई उसके साथ झगड़ा कर रहा है, या कोई उसको टॉलरेट कर रहा है, तो वो व्यक्ति कितना ज्यादा सह सकता है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा सह सकता है वो उतना ज्यादा ताकतवर होता है। अभी के समय में ताकतवर होने के लिए बहुत बड़ा बॉडी की जरूरत नहीं है। तो आप लोग कभी कमजोर मत समझिए कि हमारा शरीर में बॉडी बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है? तो इस मामले में लोग अभी ताकतवर होते हैं। तो यहाँ दो चीज कहा गया, एक सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और दूसरा क्या? हिंसा करेंगे? हिंसा से पास रहेंगे? दूर रहेंगे। हिंसा से क्या करेंगे? दूर रहेंगे। तो इसको थोड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब रेल वाला थी, ये अग्निवीर वाला जब इशू आया था, तो सबसे ज्यादा ट्रेन हमारा बिहार और यूपी में ही जला था, है ना? तो इस सब चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कुछ, ये 9 हो गया, और सबसे लास्ट में 10 को कहां लिखे? दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए 10 क्या कहता है? 10 क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य होगा कि वो सार्वजनिक रूप से नहीं, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक दोनों रूप से इतना डेवलप करे, इतना डेवलप करे, इतना डेवलप करे कि उसके कारण भी भारत डेवलप हो। जैसे अगर मैं चर्चा करूं, आप में ही से ही कोई व्यक्ति आने वाला समय में 50 साल के बाद कोई मुकेश अंबानी बन जाइएगा, तो सरकार को कितना टैक्स पे कीजिएगा ना? अगर मुकेश अंबानी का पिताजी या कोई भी ऐसा व्यक्ति वो सेल्फ डेवलप नहीं किए होते, तो आज भारत के जीडीपी में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है ना? तो यहाँ पे दो चीज कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से, जैसे आप ही जाइएगा सर्विस में, जब जाइएगा ना, और 6 लाख 5 लाख प्लस जहां होगा 6 लाख, तो आपका क्या कटना शुरू हो जाएगा? टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। और वहां पे सरकार आपसे पूछेगी भी नहीं, वो अपने आप कटेगा। सेवा जो सर्विस टैक्स लगता है, सेवा कर, अपने आप कटना शुरू हो जाएगा। तो आप विकास किए, मतलब पढ़े लिखे, नौकरी किए, या कहीं पे भी आपका इनकम मान लिया उससे ज्यादा है, तो आपका सर्विस टैक्स लग रहा है, तो उससे देश का भलाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप व्यक्तिगत रूप से भी विकास कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या? सार्वजनिक, मतलब सब लोग, 2-4 लोग मिल के भी एनजीओ वगैरह चलाता है, या आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मिल करके। तो ये सारे लोग मिल करके अगर ऐसा आप करते हैं, विकास करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक रूप से भी विकास करते हैं तो क्या होगा? तो होगा ये कि इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी जब देश का भी विकास होगा। तो यही 10 क्या कहता है? देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, जिससे निरंतर विकास हो, नई नई ऊंचाई को भी छूना है। तो यही था 1 से लेकर के 10 जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जैसे 6 से लेकर के 10 की चर्चा करते हैं, तो 6 में क्या था? देखिए 6 से याद करने के लिए हमेशा बच्चा 6 को हमेशा 6 बोलता था, संस्कृति बोलता था ना, संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति ऐसा है, तो 6 से शुरू करना है, संस्कृति से। तो हमारी संस्कृति या परंपरा, जो गौरवशाली परंपरा है, उसको हम बचा के रखेंगे। साथ में प्राकृतिक पर्यावरण। अब देखिए याद करने का तरीका, साथ मतलब क्या? साफ रखना है, किसको?
है ना। 7 मतलब क्या, साफ रखना है। 8 में क्या था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। 8 मतलब हमेशा याद रखिए, देखिए 8 होता है ना, 8 तो 8 से हम लोग क्या करते हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का मतलब क्या है। पहले हम लोग पुरानी ढर्रा पे मान ली पढ़ाई करते थे, पुरानी ढर्रा पे पढ़ाई करते थे। खेत में काम करने के लिए बैल घोड़ा ये सब होता था। अब उसके जगह क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास का मतलब होता है कहीं ना कहीं, जैसे एक होता है ना, 8 ही काठ के घोड़ा, ऐसा कुछ बचपन में कहानी सुने थे। एक घोड़ा था काठ का, है ना। 8 मतलब क्या होता है, घोड़ा था काठ का। अब उसके जगह क्या आ गया, ट्रेन। उसके जगह क्या आ गया, पायलट। उसके जगह क्या आ गया, बुलेट ट्रेन। उसके जगह क्या आ गया, कहां पे, बिल्कुल वही ना बोले, साइंटिफिक तरीका से। जैसे आपको हमको कोई कहेगा, यहां करके कहेगा, याद है बचपन में आता था भालू, आता था ना दिखाने के लिए। बचपन में कोई आता था जादू दिखाने के लिए घर के आसपास, तो वो क्या कहता था, देखो यहाँ पे सब जाएगा ना, अभी कोई भागना नहीं, बच्चों ताली बजाओ, और जो ताली नहीं बजाएगा उसका कान कट जाएगा, ऐसा बोलता था ना। तो हम लोग डर से छू के देखते थे कान हमारा है कि नहीं ताली। तो वो सब नहीं चलेगा, पुरानी रीति रिवाज ये वो सब चीज ये नहीं। साइंस ये ना हमेशा हम बोलते हैं, धर्म आस्था अपने जगह, साइंस विज्ञान पढ़ाई लिखाई अपने जगह। अगर ये कोई व्यक्ति कहे कि हम आपको कह देंगे कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा और हम फॉर्म नहीं भरेंगे, होगा बताइए, तो होगा। जैसे जब कोरोना आया था तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में है कि अगर ठीक है हम कितना 24,000 करोड़ देवी देवताओं को पूजते हैं ना, 33,000 करोड़, अच्छा चलिए 33 करोड़, अरे 5 को पूजते हैं ना। मेरा आपसे एक सवाल है, कोरोना जब आया था तो देवी देवता कहां थे बताइए, कहां थे। लेकिन बात है कि ये आस्था का विषय है, कहां थे। अगर कोरोना के समय साइंस टेक नहीं होता, वेंटिलेटर नहीं होता, आप जो मास्क लगा रहे हैं वो नहीं होता, या और जो चीजें सामग्री है वो नहीं होता, कौन बचाता आपको, कौन बचाता। उस समय सारे देवी देवताएं अपने घर में बंद हो गई थी, सारा चीज। देवी देवताएं का मतलब सब मस्जिद गुरुद्वारा, मैं सब की बात कर रहा हूं। तो हम हमेशा एक बात क्या बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं भी हिंदू हूं, मुझे भी धर्म के प्रति आस्था है, लेकिन वहां पे अपना एक दिमाग भी है। हम बार बार बोलते हैं, वही भगवान जी आपको दिमाग दिए, क्या करने के लिए, सोचने के लिए, है ना। कि कोई कह देगा कि आप गौमूत्र का पान कर लें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा दिमाग क्या कहता है कि सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। हाँ, एक चीज और हम बताते हैं, जब आस्था की बात आती है तो दिखाने वाली चीज नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि हम जाकर, जैसे अभी अयोध्या में जो राम मंदिर का ये हो रहा है, इस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि भारत का दूसरी आजादी, लग रहा है जैसे भारत दूसरी बार आजाद हो रहा है। नहीं, यही तो दिक्कत है ना। मैंने कई बार हुआ, ये हम बात नहीं करते किसी विशेष धर्म पे, हम नहीं करते। हम ये कहते हैं कि एक समय आएगा, आज हम पीछे क्यों हैं, वेस्टर्न कंट्री आगे क्यों है, क्योंकि वो साइंस टेक को बढ़ावा दे रहा है, वो बच्चे के पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा दे रहा है। आप जो इतना जैसे कि लोग के पाठक को सनकी ये कहते हैं, हम कहते हैं कि ऐसे लोग अगर बिहार में, हम तो भगवान से इच्छा करते हैं कि ऐसे सज्जन का एक बार चीफ सेक्रेटरी बस बना दिया जाए 5 साल के लिए, फिर देखिए बिहार की क्या स्थिति हो। तो ये सब कौन समझेगा, हम ना समझेंगे, आप ना समझेंगे, वरना हम भी वही करेंगे जो हमारे बाप दादा किए। हमारे आने वाले बच्चे भी हम ही से ना सीखेंगे कि मम्मी पढ़ेगी कम और करेगी ज्यादा, तो बच्चे भी वही करेंगे, है कि नहीं। विवेक, कौशल, ये सब भी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो सब चीज अच्छा है, पूजा पाठ भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा है,
सिर्फ पढ़ाई ना करके वो गलत है और सिर्फ पढ़ाई करके भी वो नहीं, क्योंकि आस्था से आपको क्या मिलता है? हिम्मत। हमने एक चीज देखा कि जब आप जिंदगी के सबसे कठिन परिस्थिति में होते हैं तो उस समय आपको किसी ना किसी एक नेचुरल पावर की जरूरत होती है। हमने इस चीज को बहुत बार देखा है और महसूस किया और हमने पाया भी ऐसा होता है। लेकिन हाँ, आपके विवेक क्या कहता है वो चीज भी थोड़ा सा देखना है। 10 गो हो गया, तो 8 में आ गया 8 ही काठ का घोड़ा, तो घोड़ा की जगह क्या आ गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9 में क्या है? नो या यस, सरकारी संपत्ति को जलाएंगे? जलाएंगे? हिंसा करेंगे? नो, गुड। और लास्ट में 10 में क्या है? 10 में जैसे आप जब कमाएंगे 10 रुपया तो फिर उसको 1 शून्य बढ़ाना है, 1000, अच्छा 100, फिर 1 शून्य, 2 शून्य बढ़ाना है, 10 से हो जाएगा 10,000, 10,000 से 10 लाख, 10 लाख से 10 करोड़, 10 अरब। जब 10 अरब हो जाएगा तो हमको कुछ दे दीजिएगा। नहीं तो मतलब कैसे होगा? आपस में विकास करने से ना, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों। तो ये था 10 गो क्या? मौलिक कर्तव्य। और 11वां क्या है? हमने पहले बता दिया। 11वां क्या है? 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों का जो एजुकेशन है वो किसकी जिम्मेवारी होगी? यानी प्रत्येक माता पिता एवं उसके संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को क्या करें? शिक्षा दें। यही ना, शिक्षा दें। तो यही था हमारा मूल कर्तव्य 1 से लेकर के 11 तक। ठीक है, तो सबको याद हो गया? किसको किसको याद हो गया? मतलब थोड़ा बहुत भूल के इतना काय उठाते हैं? जब याद हो गया ये, चलिए फिर से मैं इसको 1-2 बार रिवीजन करवाता हूं। मेरे साथ देखिए, बोलना है सबसे पहले। पहला, संविधान, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, ये तीनों का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना जान दिया, स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दिया, उसको क्या करेंगे? हृदय में उसको संजोए रखेंगे, है ना। तीसरा, एकता, अखंडता और संप्रभुता की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। चौथा, देश की रक्षा करेंगे, आह्वान किए जाने पर देश की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। और पांचवा, ऐसी कोई भी कुप्रथा जो महिलाओं को क्या करता हो? कमजोर बनाता हो, वो कुप्रथा का क्या करेंगे? छठा क्या कहता है? हम अपनी संस्कृति को बचा के रखेंगे ना, गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को, उसके महत्व को समझेंगे और बच्चों लोग को भी सिखाएंगे, है ना। चलिए, सातवां क्या है? पर्यावरण की रक्षा करेंगे, वन्य जीव और जानवरों के प्रति दया भाव रखेंगे। अगर मान लिया आपके आस पड़ोस में कोई जानवर है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप जाकर के उसका क्या करें? करते हैं? कहीं कुत्ता को देखते हैं घाव हो गया, उसका मरहम पट्टी करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? डर लगता है? नहीं, आप जाकर के कभी कीजिए, नहीं काटेगा। आप कीजिए तो नहीं काटेगा। ये हो गया 7। 8 क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का
नो क्या कहता है? नो मतलब नो, क्या चीज नहीं करेंगे और क्या चीज नहीं करेंगे। और 10 मतलब 10 मतलब जैसे आपका सपना कितना पैसा कमाना है? 10 करोड़ मात्र, 10 अरब नहीं, एक टारगेट रखिएगा तभी ना। और 11वां क्या कहता है? गुड। तो यही था आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब देखिए ये मौलिक कर्तव्य जो है, ये जो टोटल 11 हम लोग पढ़ लिए, इसमें आपको कोई भी ऐसा लगा कि कोई भी ऐसा मौलिक कर्तव्य लगा जो कि जरूरी नहीं है? सब जरूरी है। और इसमें और इसकी गुंजाइश है, आने वाला समय में हो सकता है कोई और मौलिक कर्तव्य बढ़े, है ना, और ऐड हो सकता है। तो पीटी के लिए बस आपको 11 मौलिक कर्तव्य याद रखना जरूरी है। स्टार्टिंग में भूमिका में हमने चर्चा किया कि मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान के यहाँ है। कहां से लिया गया? मूल संविधान में था। कब जोड़ा गया? किस समिति के अनुशंसा पर? स्टार्टिंग में कितना था? फिर कितना हुआ? 11वां कब जोड़ा गया? कहां से लिया गया? टोटल 11 का नाम बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सब किसी को याद हो गया 11? गुड। अमन बिरजू जी, 11 पूरा सारा रूसे से लिया गया, पूरा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में कहीं ज्यादा कहीं कम। इसको ये स्टॉप कीजिए, फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसकी सजा का प्रावधान नहीं है ना, कि ऐसा नहीं है कि आप तिरंगा के सामने नहीं झुकते हैं या नहीं उठते हैं तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन एक सिफारिश ये की गई थी कि इसके लिए कुछ होना चाहिए। जैसे वर्मा समिति का गठन हुआ था और उन्होंने ये जो है रिकमेंड किया था कि एक समय के बाद, हाँ स्टॉप कर दीजिए।